गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आज इस एक्ट के बारे में बात करेंगे और ये हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की, इस बिजनेस लॉ की बुक में 5वीं यूनिट का टॉपिक है, यूनिट 5th। तो यह अधिनियम किस लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक आज संपूर्ण विश्व के लिए एक अनिवार्यता हो गई है। क्यों हो गई है? आज संपूर्ण विश्व में व्यवसाय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेज गति से हो रहा है। हर क्षेत्र में देखिए, यहां तक कि आजकल मीडिया का भी देखिए, और इसके अलावा जो भी नए नए डॉक्यूमेंट्स है या जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है उनको सबको डिजिटल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि उनके साथ होने वाले जो अपराध है, उन चीजों से हो रहे जो अपराध है उन्हें रोका जा सके। लोग उन कागजों का मिसयूज करने लग गए थे, इसीलिए आज आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देखिए डिजिटल हो गया। बैंकों में सारा काम डिजिटल हो गया, ऑनलाइन होने लग गया। आगे आप चेक डालते थे, ठीक है, 2 या 3 दिन बाद क्लियर होता था। अब आप क्या करते हैं, नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। सुबह किया, 1 घंटे बाद, मैक्सिमम 2 घंटे बाद आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। आगे क्लियरिंग के लिए चेक डाला जाता था, 2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे। क्यों? प्रोसेस हो जाता था लंबा। पहले इस बैंक से उस बैंक में जाएगा, फिर वो बैंक वाले उस पैसे को उस बैंक के अकाउंट में डालेंगे, फिर वो बैंक हमारे खुद के अकाउंट में डालता था, सेविंग में डालता था, या जो भी करंट अकाउंट, जो भी हम अकाउंट देते थे उसमें वो क्या करते, जमा करता था। प्रोसेस लंबा था। अब डायरेक्ट इधर से भेजा ऑनलाइन, उधर से ऑनलाइन आया और तुरंत ट्रांसफर हो गया। मतलब उस प्रोसेस को 2 दिन लगते थे, अब 2 घंटे में वो कार्य होने लग गया। इसके अलावा आप देख लीजिए, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा जो भी ये स्कॉलरशिप के फॉर्म हो गए, कोई भी XYZ वर्क होने लग गया, सब ऑनलाइन हो गया और ऑनलाइन ही उसे डिजिटल वेरीफाई भी करने लग गए। क्यों? पहले अपने मूल निवास में ही ले लो, छोटी सी बात, उसे पहले हम, ठीक है, मैनुअल काम तो अभी भी करना पड़ता है, लेकिन मैनुअल के लिए प्रोसेस कितना लंबा था, ठीक है ना, और उसकी ये गारंटी नहीं थी कि उसका अगर किसी ने मिसयूज कर लिया तो हमें लॉस हो सकता था। देखिए, एक मूल निवास की बात नहीं करते हम, आज आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनका अगर मिसयूज हो गया तो हम खतरे में रहते थे। अब ये सब चीजें क्या हो गई, यहां तक कि जो अधिकारी उसे वेरीफाई करता था वो भी खतरे में रहता था। अब सब डिजिटल हो गया सब काम, कि इसके द्वारा प्रमाणित किया गया है, किस अधिकारी द्वारा, बकायदा उसका नाम आ जाता था। पहले तो क्यों ये साइन कर दिए, मान लो नहीं पता लगता किसने किए, अब ये साइन कर दिए, मान लीजिए नहीं पता लगता किसने किए, क्या लिखा है नहीं पता लगता ना। अब बकायदा उसका नीचे नाम भी आता है और डिजिटल का यूज साइन भी आता है। आधा साइन चाहे उसके वही है, लेकिन उसका नाम भी आ गया। जैसे मान लीजिए विनोद कुमार, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, और वो किस पद पर है, उस पद का उसका नाम आ गया, ठीक है। मान लीजिए मुकेश कोठारी, मैं मेरा ही ले लेता हूं, ठीक है, मेरा नाम आ जाएगा, मेरे साइन आ जाएंगे, जो भी है मेरे, ठीक है, और वेरीफाई हो जाएगा डिजिटल की, मेरे साइन द्वारा, हस्ताक्षर द्वारा यह प्रमाणित किया गया है डिजिटल। और वो डिजिटल जो भी प्रपत्र है उसे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान के लिए एक अंक दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोड दे दिया, अब मैं अपना कोड देता हूं, मेरा ये जैसे कोड स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें मेरी सारी डिटेल है कि मैं कहां पर जॉब करता हूं,
क्या मेरा वहां पर पद है, ठीक है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, सारी डिटेल आ जाती है ना। तो इस चीज से आप, यानी कि ये प्रपत्र इस तरीके से डिजिटल जो सिग्नेचर हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड माना जाता है, ठीक है ना। और मैनुअल है तो उसे कोई वैलिड नहीं मानता। क्यों? अब इस प्रपत्र में हमारी फोटो भी आ गई, हमारा नाम, एड्रेस, हमारा सब कुछ आ जाता है, और कौन उसे वेरीफाई कर रहा है उसकी डिटेल भी सारी आ जाती है, और इवन देन कि किस संस्थान द्वारा वो काम करता है, उस संस्थान का नाम, उसका एड्रेस, वो भी सारा उस डिटेल में पता लग सकता है, ठीक है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में बना, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डाटा के आदान प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य संसाधनों, जिन्हें सामान्य रूप से ई कॉमर्स का नाम दिया गया है, इसे सामान्य रूप से ई कॉमर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्शियल जो भी व्यवसाय, और ये सभी वर्गों में, यहां तक कि कृषि क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कंपनी क्षेत्र में, इवन देन आज व्यापारी वर्ग, सारा टोटल सभी वर्गों में ई कॉमर्स का, या कि बैंकिंग क्षेत्र में चले जाइए, सब जगह इसी के थ्रू काम होने लगे हैं। ई कॉमर्स, सभी इसका नाम दिया गया है, सभी वर्गों में इसके थ्रू से काम होने लगे हैं। और जिन्हें सूचना और सूचना के प्रसारण में कागज आधारित तरीकों के अनुकरणों का उपयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत किए गए व्यवहारों को वैधानिक मान्यता, और जो इसके थ्रू, डिजिटल के थ्रू काम किया गया है, उन्हें वैधानिक मान्यता भी दी जाने लगी है, और इसके थ्रू ही वो वैलिड माने जाने लगे हैं। और इस अधिनियम में कुछ कमियां देखें, कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें कमियां तो रहती है, और समय समय पर संशोधन भी हुए इस अधिनियम में, समय समय पर। अब संशोधन कब कब हुए हैं वो आपको बता दूं, सन 2001 में हुआ, 2003 में हुआ, ठीक है, उसके बाद 2004, 2008, 2009, 2013, 2015, 2011, 2013, 2015, और इसके अलावा आगे भी 2016 में भी और 2017 में भी इसमें संशोधन किए गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें संशोधन हुए, इसमें इस अधिनियम में सुधार भी किए गए। देखिए, ये एक्ट जब बना तो ये अंकीय चिन्ह, अंकीय हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से बनाया गया, और सभी यानी कि उस प्रपत्र को वैधानिक मान्यता देने के लिए बनाया गया, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी नुकसान न तो बनाने वाले व्यक्ति को और न ही जारी करने वाले व्यक्ति को कोई हो, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया कि देखिए किसी को जोखिम उठानी न पड़े, और उन्हें एक अंकीय चिन्ह यानी कि उनका एक कोड भी उन्हें जारी किया गया, ठीक है, ताकि उस कोड से उस जो वेरीफाई करने वाला व्यक्ति उसकी भी पहचान हो सके, और जिसका प्रपत्र वेरीफाई किया जा रहा है उसके भी एक सीरियल नंबर लग गया, ताकि उसने इस तरीके से ये मैनुअल सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे। देखिए, हम मैनुअल पेश करते हैं, जैसे पहले तो फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के साथ साथ उसमें अपनी एक क्या कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाते हैं, फिर उसे हम पहले सक्षम अधिकारियों से क्या करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, सक्षम अधिकारियों से वेरीफाई करवाना, ठीक है। और वो वेरीफाई करवाने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर अपनी आईडी प्रूफ, जिससे हम प्रूफ हो सके कि ये फलाना व्यक्ति सही है। और वो आईडी प्रूफ क्या हो सकता है, वोटर कार्ड, आपको पता ही है, डीएल, पैन कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ लगा दो, राशन कार्ड, और आजकल जो चल रहा है आधार कार्ड, जिससे सारी चीजें वेरीफाई हो जाती है। ये कोई भी वैलिड प्रूफ लगा दिया हमने, ठीक है, वो सारे प्रपत्र स्कैन करके उस आईडी पर भेज दिए जाते हैं, और सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद जो भी अथॉरिटी ऑफिसर है उसके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसे वेरीफाई कर दिया जाता है, और उसके नीचे उसका नाम और
उसका एड्रेस सारा कुछ आ जाता है और साक्षर हो जाता है और वेरीफाई का ये टिक भी लग जाता है इस प्रपत्र में, और नीचे उसके अंक यानी कि जो भी उसका कोड है वो लिख दिया जाता है। ठीक है ना। अब कल को हमारा भी एक टोकन नंबर होता है, ठीक है ना। तो टोकन नंबर में, वो टोकन नंबर में क्या पता लग जाता है कि आपने कौन कौन सी आईडी पेश की थी जब ये प्रपत्र बनाया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिजिटल हो गई है आजकल। वो प्रपत्र देखने की, उससे मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। उस टोकन नंबर से आपने क्या क्या आईडी और किस किस व्यक्ति ने उसे वेरीफाई किया था। सक्षम अधिकारी जैसे जो कोई फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी फर्स्ट ग्रेड व्यक्ति हो, या कोई भी डॉक्टर हो जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, इसके अलावा कोई भी पार्षद, कोई भी कलेक्टर, ये सारे इस आईडियो को प्रूफ वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो भी मेल आईडी है उस पर इन्हें स्कैन करके डाल दिया जाता है। फिर उस प्रपत्र का डिजिटल वेरीफाई होने के बाद जो भी अथॉरिटी ऑफिसर है उसके द्वारा जारी कर दिया जाता है। ये भी ऐसे जारी नहीं होता, ये जब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब ये स्कैन होकर जाता है और जो अधिकारी उसे बनाता है उसके पास भी, जो ये वेरीफाई करता है उसके पास एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी कोड भी इसमें ऐड कर दिया जाता है कि इस ओटीपी के माध्यम से आपने क्या किया, इसे वेरीफाई किया है। ठीक है ना। तभी ये सारी चीजें वेरीफाई होती है। उसके बाद 2015 में एक सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक अधिनियम 2000 में आवश्यकता के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और संशोधन किए। ठीक है। और जिसके अंतर्गत यह अनुसूची इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन तकनीकी एक प्रक्रिया से संबंधित हुई। फिर उसके बाद ई ऑथेंटिकेशन टेक्निक यूजिंग वाई यानी कि ई केवाईसी, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। ई केवाईसी एक यानी कि नो योर कस्टमर केवाईसी, ये आरबीआई ने, जो आरबीआई बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने अपने सभी बैंकिंग क्षेत्र को आदेश जारी कर दिए कि कस्टमर से केवाईसी फॉर्म भरवाया जाए। नो योर कस्टमर यानी कि इस ई केवाईसी के माध्यम से कस्टमर की टोटल डिटेल्स और ये ली गई। ठीक है। और यह कब प्रभावी हुआ? 27 जनवरी 2015 से बात फाइनल हुई और 28 जनवरी 2015 से इसे लागू कर दिया गया और आरबीआई ने अपने आदेश जारी कर दिए। इसे 28 जनवरी 2015 से इसे प्रभावी कर दिया गया। ठीक है। 27 जनवरी 2015 को तो ये बात हुई और संशोधन हुआ। ठीक है। और 28 जनवरी 2015 से इसे लागू कर दिया गया। नो योर कस्टमर से फॉर्म भरवा के उसकी संपूर्ण जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और 2016 में एक डिजिटल लॉकर, 2016 में डिजिटल लॉकर सुविधा जारी की गई। डिजिटल लॉकर LOCKER लॉकर की सुविधा जारी की गई। इसमें डिजिटल लॉकर की सुविधा, जिसमें आपने अगर बैंकिंग क्षेत्र में कोई लॉकर भी ले रखा है तो वो भी डिजिटल तरीके से ओपन होगा और डिजिटल तरीके से ही बंद होगा। ठीक है ना। और आपको पता होगा धीरे धीरे, पहले एक चीज कहा थी, पहले तो सिग्नेचर ही चलते थे ना, साइन ही चलते थे। अब क्या होने लग गया? थंब इम्प्रेशन चलने लग गया ना, कि फला व्यक्ति आया किस जो। अब पहले तो आप सिंपल सी बात ले लीजिए, मोबाइल पर ही, ठीक है ना, आप मोबाइल के लिए अपनी सिम लेने जाते हैं, पहले क्या करते थे? आईडी ले गए, फोटो ले गए, ठीक है। दुकानदार क्या करता था? फॉर्म फिल किया, जो भी आपको नंबर चाहिए वो नंबर दिया, उसमें अंकित किया, सिम नंबर अंकित किया और आपको जारी कर दिया। ऐसे ही होता था। अब डिजिटल सारी सुविधा हो गई। अब क्या है? कोई आपको फॉर्म ले जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको आईडी प्रूफ नहीं, सिर्फ अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जाइए,
ठीक है, आपकी लाइव फोटो की जाएगी, ठीक है ना, और बीच में ये प्रोसेस शुरू हो गया था, यानी कि आपका थंब लगेगा, कोई भी थंब लगा लो चाहे फिंगर लगा दो, ये कि फलां व्यक्ति यानी कि वही व्यक्ति। अब पहले तो मैं जाता, मैं आईडी किसी और की ले जाता, फोटो किसी और की ले जाता, सिम ले आता था। अब वो सिस्टम नहीं रह गया। अब क्या सिस्टम रह गया? अब सिस्टम हो गया कि जो व्यक्ति लेने आया है उसी की आईडी चाहिए, ठीक है ना, और उसी का थंब इम्प्रेशन लगता था, ठीक है। पहले लाइव फोटो नहीं होती थी। अब सारा सिस्टम चेंज कर दिया। अब कस्टमर की लाइव फोटो प्लस जो उसे वेरीफाई कर रहा है, जो दुकानदार उस व्यक्ति को सिम दे रहा है उसकी भी लाइव फोटो, ठीक है, और प्लस उस कस्टमर की क्या ओरिजिनल आईडी की फोटोकॉपी, दोनों साइड की, फ्रंट और बैक की दोनों साइड की फोटो खींची, और कंपनी की जो भी मेल आईडी है या कंपनी की जो भी ऐप है उसके माध्यम से उसे वेरीफाई किया गया, और दोनों के पास, जो कस्टमर सिम लेने आया है उसके पास भी ओटीपी आएगा, और जो उस व्यक्ति, जो दुकानदार उसे सिम दे रहा है उसके पास भी ओटीपी आएगा। दोनों के इस तरीके से वेरीफाई करके, यानी कि आज अपराध का सिस्टम ही खत्म कर दिया। यानी कि पहले जो ये जालसाजियां हो रही थी, भ्रष्टाचारी हो रही थी, या क्या कहते हैं, चोरी उचक्का हो रहा था, यानी कि सिम किसी और नाम से जारी होती है और लोग रिश्वत लेने के बहाने दूसरे नंबर से फोन कर देते थे ताकि डिटेल निकलेगी तो उस फलां व्यक्ति की निकलेगी, ऐसा ही होता था ना। लेकिन अब वही व्यक्ति सिम लेकर जाएगा जो व्यक्ति आया है, और वो अपनी आईडी पर ही लेके जाएगा दूसरे व्यक्ति को सिम। पहले लोग मरे हुए व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति मर चुके, उनकी आईडी, देखिए आईडी प्रूफ तो होता ही है सबके पास, उनकी आईडी ले ली, उनकी फोटो भी होती है, उसके नाम से ही सिम जारी करवा लेते थे। अब ऐसा नहीं, अब लाइव सिस्टम चल गया, सब डिजिटल हो गया, ठीक है ना। मौजूदा व्यक्ति है जो, वही आएगा, जो सिम लेने आया उसी के नाम से सिम जारी की जाएगी। और पहले क्या होता था, एक व्यक्ति के नाम से 10-10, 20-20 सिमें जारी हो जाती थी। अब नहीं, अब एक व्यक्ति मैक्सिमम 5 या 6 सिम ही ले सकता है। पहली बात तो वो भी नहीं, धीरे धीरे अब वो भी कम किया जा रहा है, अब तो 2 या 3 सिमें ही आप जारी करवा सकते हैं। हाँ, किसी की चल रही है, वो पुरानी चल रही है, धीरे धीरे वो सब बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो कल हम इसके, आज हमने इसकी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के बारे में बात की, कल हम इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे, फिर इसके प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। और ये ज्यादा बड़ा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इस पिछले साल हमारे सिलेबस में जोड़ दिया। पहले ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, पहले था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट वाला विदेशी विनिमय प्रावधान अधिनियम, पहले फेमा था, लेकिन अब इस फेमा की जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम एक्ट 2000 जोड़ हमारे इस सिलेबस में जोड़ दिया गया है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक जानकारी है, जो अब सारी चीजें डिजिटल कर दी गई है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ओके।